हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर आप लोगों को जो है शिक्षण कौशल पढ़ाना स्टार्ट की हूँ। आज उसका दूसरा चैप्टर है। चलिए देखते हैं हम अपनी दूसरी हेडिंग। दूसरी हेडिंग क्या है हमारी? वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है जिस पर शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, परिस्थितियों, मूल्यों आदि का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक दर्शन तथा सांस्कृतिक संस्कृतियों के आधार पर शिक्षण के अर्थ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है लोकतंत्र, लोकतंत्र में शिक्षण। दूसरा है एक तंत्र के बिना शिक्षण। और तीसरा है हमारा हस्तक्षेप बिना शिक्षण। और वहीं अगली हेडिंग देखते हैं अपना शिक्षण अधिगम की विशेषताएं देखते हैं। इसमें पॉइंट है पहला, शिक्षण अधिगम के 2 मुख्य अंग होते हैं। शिक्षण अधिगम के 2 मुख्य अंग होते हैं, जो कि पहला होता है सीखने वाला और दूसरा होता है सिखाने वाला। अगला पॉइंट देखते हैं शिक्षण अधिगम एक कौशल युक्त क्रिया है जिसमें सांकेतिक, क्रियात्मक तथा सात्विक व्यवहार निहित है। अगला पॉइंट है शिक्षण अधिगम कला एवं विज्ञान दोनों ही है। शिक्षण अधिगम कला एवं विज्ञान दोनों ही है। अगला पॉइंट है शिक्षण का अर्थ अधिगम तथा शिक्षण की समस्त प्रक्रियाओं के संगठन से संबंधित है। अगला पॉइंट है शिक्षण अधिगम के अंतर्गत ज्ञान प्रदान कराना एवं मार्गदर्शन कराया जाता है। अगला पॉइंट है शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं का आधार मनोविज्ञान है। यह अधिगम की क्रियाओं को प्रभावशाली एवं व्यवस्थित बनाता है। तो अगले हेडिंग देखते हैं हम अपना शिक्षण अधिगम के सामान्य सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने, वैज्ञानिक हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षण प्रक्रिया की विवेचना के आधार पर कुल सामान्य शिक्षण सूत्र बताए हैं, जो कि निम्न प्रकार के हैं। पहला है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर देखते हैं। इस प्रक्रिया में छात्र जिस बात को जानता है उसे ही आधार बनाकर अज्ञात वस्तुओं की जानकारी दी जाती है। उदाहरण के लिए दिल्ली भारत की राजधानी है। यह तथ्य छात्र को पता है और अब उसे दिल्ली की भौगोलिक स्थिति ज्ञात करनी है। छात्र को यह पता है कि दिल्ली भारत की राजधानी है। सिर्फ छात्र को सिर्फ भौगोलिक दिल्ली के बारे में सिर्फ भौगोलिक स्थिति जानकारी ज्ञात करनी है, यानी कि जानकारी लेनी है। अगला है हमारा दूसरा पॉइंट मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर देखते हैं। शिक्षक को यह ज्ञात होना चाहिए कि बालक का मानसिक विकास इतना अधिक नहीं होता है कि वह छोटी सी उम्र में सूक्ष्म या अमूर्त को समझ सके। उसमें केवल दृश्यमान वस्तुओं द्वारा ही सूक्ष्म को समझने की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बालक द्वारा हाथी को देखकर उसका प्रत्यय बनाया जा सकता है। छोटे बच्चों में आप जो है बोल करके या कोई अमूर्त वस्तुओं के जो वस्तु सामने ना हो उस चीज़ के बारे में अगर जानकारी देना चाहेंगे तो उनकी इतनी मानसिक क्षमता विकसित नहीं होती कि वो इतने जानकार नहीं होते कि आपके बताए मुताबिक वो सब कुछ समझ जाएं, क्योंकि छोटे बालक होते हैं चित्रों के द्वारा, वो चार्ट बोर्डों के द्वारा, ब्लैक बोर्ड पे बनाए हुए चित्रों के द्वारा ये इन सब चीज़ों से बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं और समझ भी जाते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक क्षमता भी उसी हिसाब से होती है
जितने बड़े वो होते हैं। और इसके अतिरिक्त मॉडल चार्ट जैसे अनेक उदाहरणों से किसी भी वस्तु का वर्णन करना आसान होता है। इसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कहा जाता है। अगला है हमारा तीसरा, विशेष से सामान्य की ओर। विशेष से सामान्य की ओर देखते हैं। इस प्रक्रिया में पहले किसी वस्तु या पदार्थ पर क्रियाओं को प्रस्तुत किया जाए। उदाहरण के लिए देखते हैं, किसी भी एक फूल के चित्र को दिखाकर, किसी भी एक फूल के चित्र को बच्चे को दिखाकर और अन्य फूलों के बारे में जानकारी देना ही विशेष से सामान्य की ओर कहलाता है। प्रस्तुत के लिए जानकारी देना ही। और चौथा है हमारा, चौथा क्या है, अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर इसमें देखते हैं, कभी कभी बालक किसी वस्तु को देखकर तथा अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार कुछ निश्चित विचार रखता है। इस निश्चित विचार के आधार पर निश्चित एवं स्पष्ट विचार बनाए जाने चाहिए। यह है 5वां पॉइंट हमारा। कौन सा है पॉइंट? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो शिक्षण प्रक्रिया में यह अवश्य ही ध्यान में रखा जाए कि बालक को एक बार ही शब्द, वाक्य, भाव या अर्थ का विश्लेषण करके उसे छोड़ा ना जाए, वरन बाद में उनका विश्लेषण करके एक सामान्य विचार बनाने की ओर छात्रों को उन्मुख किया जाए। अगला है हमारा 6वां वाला, मनोवैज्ञानिक से तार्किक ज्ञान की ओर। मनोवैज्ञानिक से तार्किक ज्ञान की ओर। इस प्रक्रिया द्वारा बालक को पहले यह पढ़ाया जाए जो छात्रों की योग्यता एवं रुचि के अनुकूल हो। इसके पश्चात विषय सामग्री के तार्किक क्रम पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा 7वां वाला, सरल से कठिन की ओर। इस प्रक्रिया में बालक को पहले सरल ज्ञान दिया जाता है, तत्पश्चात कठिन विषयों का प्रयोग किया जाता है। उसके आगे देखेंगे हम। उदाहरण के लिए ले लेते हैं ये वाला पॉइंट। उदाहरण के लिए कुछ लिखे हैं, ये है आगे, सरल शब्दों, वाक्यों, मुहावरों तथा गीतों आदि का ज्ञान पहले दिया जाए। बच्चे को पहले सरल शब्दों, वाक्यांशों, मुहावरों तथा गीतों आदि का ज्ञान दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा 8वां वाला, पूर्ण से अंश की ओर। इस सिद्धांत के माध्यम से पहले वाक्य, फिर शब्द तथा वर्ण की शिक्षा दी जाए। इस सिद्धांत के माध्यम से पहले वाक्य, शब्द, वर्ण की शिक्षा दी जाए। उदाहरण के लिए जो हम लिए हैं, ये है हिंदी में, जैसे हिंदी शिक्षक को पहले छात्रों को कविता का वाचन कराना तथा तत्पश्चात उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। यानी कि कविता का वाचन मतलब कविता पढ़ाया जाए बच्चे को, उसके बाद उसका व्याख्या मतलब अर्थ बताया जाए। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का अनुसरण। शिक्षण अधिगम की इस प्रक्रिया में बालकों के अनुसार तथा प्राकृतिक वातावरण में दिया उद्देश्य पूर्ण हो, क्योंकि बिना उद्देश्य के शिक्षण सफल नहीं हो सकता। शिक्षण उद्देश्य पूर्ण हो, क्योंकि बिना उद्देश्य के शिक्षण सफल नहीं हो सकता। और दूसरा है, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री उद्देश्य पूर्ण हो। पाठ्यक्रम का चुनाव इस प्रकार हो कि वह शिक्षण के सभी उद्देश्यों को पूर्ण करे।
पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री उद्देश्यपूर्ण हो, यानी कि जो पढ़ाना है उसी के रिलेटिव जो है पाठ्य सामग्री के पाठ्यक्रम के रिलेटिव ही हमें जो है पाठ्य सामग्रियों का प्रयोग करना है और उद्देश्य पूर्ण हो। पाठ्यक्रम का चुनाव इस प्रकार हो कि वह शिक्षक के सभी उद्देश्यों को पूर्ण कर सके। और अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम को इकाइयों एवं पाठों में विभाजित किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम को इकाइयों एवं पाठों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिससे बालक सरलता से एक स्तर से दूसरे स्तर तक जा सके। इसे विभाजन सिद्धांत भी कहते हैं या विभाजन का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है पठित सामग्री की उपर्युक्त पुनरावृत्ति से बालक का अधिगम दृढ़ होता है और साथ ही उसमें स्पष्टता आती है। इसे पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। सामान्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, तो इसमें पहला पॉइंट है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं, यह सिद्धांत अधिगम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेरणा से ही बालकों में रुचि का विकास हो सकता है या विकास होता है। प्रेरणा व्यवहार की व्याख्या करने के लिए एक सैद्धांतिक निर्माण है, जिसके दो अलग अलग सिद्धांत हैं। पहला है आंतरिक प्रेरणा तथा दूसरा है बाह्य प्रेरणा। और दूसरा पॉइंट है हमारा रुचि जागृत करना का सिद्धांत। रुचि जागृत करने का सिद्धांत है, इसके अंतर्गत देखते हैं बालक में शिक्षण तब तक कारगर नहीं होगा जब तक उसमें अधिगम की रुचि जागृत ना हो। बालक में शिक्षण कहने का मतलब है बालक में शिक्षण तब तक कारगर न होगा जब तक बालक के अंदर पढ़ने की रुचि ना हो, जागृत ना हो। रुचि व प्रेरणा को एक ही सिद्धांत के रूप में माना जाता है, क्योंकि रुचि जागृत होने पर अधिगम की प्रेरणा मिलती है। हम देखते हैं तीसरा नंबर अपना क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। इसके अंतर्गत देखते हैं यह अधिगम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें बालक को भी सीखने में उस समय आनंद आता है जब वह क्रिया द्वारा स्वयं ही सीखता है। इस सिद्धांत के माध्यम से बालक जो कुछ भी सिखाया जाए वह उसे श्रोता बनकर नहीं बल्कि उनमें प्रतिभागी बनकर सम्मिलित हो। और चौथा पॉइंट है आगमन से निगमन की ओर। यह शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसका उपयोग शिक्षण द्वारा विषयों में किया जाता है। हिंदी विषय के शिक्षक इन विधियों का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हुई हमारी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।